हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर से हटके स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जानी, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। अब बेसिकली सबसे पहले जब हम बात करेंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। ठीक है, तो ये बनता कैसे है? तो एक हॉलो स्फेयर ले लिया। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि एक हॉलो स्फेयर ले लिया, तो ये हमारा हो गया कोई हॉलो स्फेयर है। ठीक है, दिस वन इज आवर हॉलो स्फेयर। ये ग्लास का हॉलो स्फेयर है। ग्लास का है तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपेरेंट होगा। अब करेंगे क्या कि इसमें कहीं से भी आप कट लगा दीजिए। जैसे हमने बोला कि इसमें हम यहां से ऐसे कट लगा दे रहे हैं, ऐसे। ठीक है, और कट यहां भी ऐसे आप कट लगा सकते हैं। एक छोटा सा कट जैसे यहां से करके ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये दो अलग अलग कट हमने लगा दिए। तो जब ये कट करके ये वाले सेक्शन को आप यहां से हटाएंगे ना, ये वाले सेक्शन को, सिर्फ ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो ये कुछ आपके सामने ऐसे नजर आएगा जी। ये एक प्लेट की तरह से होगा। ठीक है, अब अभी भी ये ट्रांसपेरेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पॉलिशिंग इस साइड कर सकते हैं या फिर इस साइड कर सकते हैं। कॉन्वेक्स वाली सरफेस पे जो उभरी हुई सरफेस होती है उसको कॉन्वेक्स सरफेस बोला जाता है। तो अगर हमने पॉलिशिंग इस साइड की, ये हमारा बैक साइड ऑफ द मिरर हो गया। पॉलिशिंग कैसे करेंगे, तो जैसा हम लोग प्लेन मिरर के केस में हम देखते थे कि वहां पे मेटेलिक पॉलिशिंग होती थी, या तो वो एल्यूमिनियम की हो या तो वो सिल्वर की हो, तो जस्ट हो बहु यहां भी वैसे ही की जाएगी। ठीक है, तो हमने सॉरी, तो यहां पे हमने ऐसे पॉलिशिंग कर दी। एक मिनट, सॉरी। सॉरी, तो ये हमारे पास जो हिस्सा निकल के आया है ना, ये हिस्सा, ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के हिस्से की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमने पॉलिशिंग इस साइड कर दी, यानी कॉन्वेक्स वाली साइड कर दी, इस साइड हमने पॉलिशिंग की है, तो फिर इस केस में जो ये वाली साइड होगी ये आपकी रिफ्लेक्टिंग होगी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर हमने किया क्या, इसी मिरर में, यानी यही वाला जो पोर्शन आपका ग्लास का हमने यहां से अलग किया है, इसी वाले पोर्शन में अगर हमने पॉलिशिंग अंदर वाली साइड कर दी, उस केस में ये लेफ्ट वाला पोर्शन, यानी लेफ्ट वाली जो सरफेस है, ये सरफेस आपकी हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, कहने का मतलब कि दो तरह के मिरर हमने यहीं पे कंस्ट्रक्ट कर लिए। सिर्फ कैसे, हमारा सेगमेंट वही है जो हमने पार्ट स्फेयर से कट करके निकाला है, हमारा दोनों केस में पार्ट वही है। हमने क्या किया कि फर्स्ट केस में हमने पॉलिशिंग की बाहर वाली सरफेस पे, यानी जो कन्वेक्स यानी जो उभरी हुई सरफेस है वहां पे पॉलिशिंग की। उस केस में ये जो हमारी धंसी हुई सरफेस है ये एज अ बिहेव करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरे केस में हमने क्या किया कि हमने अंदर वाली सरफेस पे पॉलिशिंग कर दी। उस केस में जो हमारी उभरी हुई सरफेस है इट विल बिहेव लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसी बेसिस पे दोनों का हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे इस वाले को हमने बोल दिया कि ये आपका कहलाएगा कनकेव मिरर, और ऐसे ही सेकंड केस में ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है, बाकी पॉलिशिंग की हम बात करें तो पॉलिशिंग अभी हमने बताया कि जो भी ये पॉलिशिंग होगी या तो एल्यूमिनियम की होगी या तो आपकी सिल्वर की होगी। ठीक है ना, मेटालिक पॉलिशिंग होती है। सिल्वर का ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेस को, और हमने ये सब चीज़ें जानी थी कि अगर सिल्वर की पॉलिशिंग होती है तो तकरीबन 90-95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और इन केस ऑफ एल्यूमिनियम वो थोड़ा सा लाइट रे को कम रिफ्लेक्ट कर पाता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम इसको कंपेयर करें सिल्वर की तुलना में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कुछ कुछ टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। तो सबसे पहले काम क्या किया, हमने वही वाला स्फीयर, यहां पे जिस स्फीयर से एक्चुअल में हमने बनाया था मिरर्स को, वो वाला स्फीयर हमने लिया। यहां पे हमने क्या किया था एक्चुअली कि हमने यहां पे
हमने यहाँ पे कट लगाया था एक, और कट लगाने के बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से हमने अलग कर लिया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिस स्फीयर से इसको बनाया गया था, यानी इस वाले हिस्से को हम ऐसे रखे, उसके बाद हमने इस साइड क्या कर दी, पॉलिशिंग कर दी। या तो इस साइड हम पॉलिशिंग कर सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम इस साइड पॉलिशिंग कर सकते हैं। ये दोनों केसेस हमने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब ये तो पूरा एक स्फीयर है ना, ऑब्वियस सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। मान लेते हैं कि सेंटर है इसका सी, ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, उस रेडियस को हमने मान लिया कैपिटल आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये प्लेन मिरर नहीं है, ये सरफेस आपका प्लेन भी नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस है। और हर एक कर्व्ड सरफेस के लिए एक उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता है, साथ ही साथ हर एक कर्व्ड सरफेस के लिए उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन स्फेरिकल मिरर्स, उन सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हम एक मिरर ले रहे हैं, और खास करके अभी हम फिलहाल सिर्फ बात करने जा रहे हैं कनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, ओके। दूसरी बात, इस मिरर का जो जस्ट बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, ये जस्ट बीचों बीच वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ करो जो जस्ट बीचों बीच से होके जाए, ऐसे एक ऐसी लाइन जो जस्ट बीचों बीच से होके जाए, साथ ही साथ वो इस सरफेस पे 90 डिग्री के एंगल पे हो। वो सरफेस पे कितने डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि ये जो लाइन पास कर रही है ना, वो सरफेस के से 90 डिग्री के एंगल पे तो हो ही। अभी हमने बात की कि ये एक कर्वेचर है, ये पूरा एक परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, स्फीयर का एक पार्ट है। तो जैसे स्फीयर के केस में एक सेंटर होता है, वैसे इसके केस में भी इसका एक सेंटर होगा। तो इसका सेंटर मान लो कहीं यहाँ पे है। तो ये जो भी लाइन है, ये मिड पॉइंट से तो पास करेगी मिरर के, साथ ही साथ मिरर पे परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इसके पास करेगी। तो कहने का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस को तो हम डिफाइन करेंगे ही, साथ ही साथ हम एक टर्म और यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आखिरकार मिरर्स के केस में, स्फेरिकल मिरर्स के केस में क्या होता है। तो उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर को काट के ये मिरर बनाया गया है, उसका सेंटर ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि सॉरी, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर is the center of that sphere from which the mirror is formed, ठीक है। यानी कि मिरर का सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से इस मिरर को बनाया गया। यानी कहने का ये मतलब हो गया कि जैसे इस स्फीयर से इस मिरर को बनाया गया, तो जो इसका सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये मिरर जो कि उसी से बनाया गया, उसी स्फीयर से, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा। एक बात आप याद रखिएगा, जैसे इससे हम बड़े मिरर बनाए चाहे छोटे मिरर बनाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ से अगर हमने छोटा सा मिरर बना लिया, यानी सिर्फ ये वाला हिस्सा करके अलग कर लिया, इतना हिस्सा, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मिरर इसके कंपेरिजन में थोड़ा छोटा है। चाहे कुछ भी हो, मिरर छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सेम स्फीयर से बनाए गए हैं तो सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा, ठीक है। दूसरी बात कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात कर लिए, प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात कर लिए कि प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन
passing perpendicularly through midpoint and center of curvature of the mirror। यानी कि ऐसी लाइन जो मिरर के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली पास कर रही हो, साथ ही साथ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करे, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस को एक और नाम दिया गया, इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस भी। ठीक है, कई सारी जगह पे आपको ये चीज इस नाम से मिल जाएगी, ऑप्टिकल एक्सिस। तो हमने क्या क्या जाना, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की, हमने प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर ली। अब ये जिस मिड पॉइंट की बात हो रही है ना कि मिड पॉइंट, अब एक्चुअल में मिड पॉइंट होता है क्या? मिड पॉइंट को एक नाम दिया गया, इसको बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर। ठीक है ना, इसको बोल दिया गया पोल। यानी पोल मिरर का वो पार्ट होता है जो सबसे बीचों बीच होता है। जैसे आपने कोई प्लेट ली तो प्लेट में जस्ट जो सबसे बीचों बीच वाला पार्ट होगा, जो सबसे बीचों बीच वाला पॉइंट होगा मिड पॉइंट, उसी को बोला जाएगा पोल। तो इस केस में भी वही होता है। खास करके अगर इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप डिफाइन करो तो आप ये कह सकते हो कि पोल मिरर के ऊपर वो पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिखना आसान होता है, और हम लिखते भी उसी के रेस्पेक्ट में है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम बात कर लें जरा। चलिए, पोल को लगे हाथ हम लोग लिख ही दे रहे हैं कि व्हाट इज पोल। तो पोल को आप लिख सकते हैं कि द मिड पॉइंट of the mirror with respect to which it is easy to write coordinates of object and image। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखिए, अगर आप क्लास 10th से हैं तो फिर ये सब डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ती है। अगर आप क्लास 12th में, तो ये सब डेफिनेशन तो भूल के कभी पूछा नहीं जा सकता, शायद ही चांस है कि पूछा जाए। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो भूल ही जाए, सिर्फ आपको मतलब समझना है कि कौन क्या कहलाता है। ठीक है, तो 3 चीजें हम जान गए, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप ऐसे समझिए कि ये मिरर जिस भी स्फीयर को काट के बनाया गया, उस स्फीयर का जो रेडियस था, वही रेडियस इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, किस मिरर की बात हो रही है? तो स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज द रेडियस of that sphere from which the mirror is formed। ठीक है, यानी यहां पे अगर आप बात करें कि जिस स्फीयर से बनाया गया था उसका रेडियस हमने r ले लिया है, तो ये जो मिरर बना है इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? r ही होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसका भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा? उसी के बराबर होगा, r के बराबर होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। डेफिनेशंस बदलेगी नहीं आपकी, चाहे आप कन्वेक्स मिरर पे हैं, डेफिनेशन आपकी वही रहने वाली है। सो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की, पोल की बात की, हमने प्रिंसिपल एक्सिस या फिर ऑप्टिकल एक्सिस के बारे में जाना। अब जरा हम बात कर लेते हैं, और 1-2 टर्म्स होंगे विच इज, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक चीज और है, वो ये कि हमने ये एक स्फीयर लिया, ठीक है, और इस स्फीयर से हमने कुछ पार्ट अलग अलग काटे, जैसे ये वाला हिस्सा काट के अलग कर लिया, यहां से ये हिस्सा अलग कर लिया, और ये हिस्सा यहां से अलग कर लिया।
ठीक है ना। कहने का मतलब कि हमने इस वाले हिस्से को लेके एक मिरर बनाया, ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद ये जो हिस्सा है हमने इसको लेके एक मिरर बनाया, फिलहाल हम कनकेव मिरर ही बना रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा हमने अलग किया, इसको लेके भी हमने एक मिरर बनाया। ये 3 मिरर हमने सेम स्फीयर से बना रखे हैं। सॉरी, 3 मिरर जो है हमने सेम स्फीयर से बना रखे हैं। इसको हमने नाम दे दिया मिरर नंबर 1, इसको हमने नाम दे दिया मिरर नंबर 2, इसको हमने नाम दे दिया मिरर नंबर 3। ऑब्वियस सी बात है कि जिस स्फीयर से तीनों मिरर बनाए गए हैं उसका कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। लेट अस सपोज दिस वन वाज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तीनों मिरर्स को हम यहाँ पे जरा अलग अलग करके ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये थोड़ा मिरर छोटा है, इसको हमने ऐसे बना दिया, ये ठीक है, ये हमारा हो गया मिरर नंबर 1। ठीक है, ये वाला मिरर इसके कोरस्पॉन्डिंग थोड़ा सा इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा है, तो इसकी अगर तुलना करें थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसे बड़ा दिखा दिया। दिस वन इज आवर मिरर नंबर 2। ये वाले मिरर को आप देखोगे ना, थर्ड वाले मिरर को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ये। ठीक है, कुछ ऐसा है। ये आपका हो गया थर्ड मिरर। दिस वन इज आवर थर्ड मिरर। अब तीनों में खास बात क्या है, देखो तीनों के डायमेंशन तो अलग अलग हैं। आप फिजिकल डायमेंशन की बात करें मिरर्स की तो तीनों की अलग अलग है। ये देखने में छोटा लग रहा है, देखने में ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये देखने में और भी ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन तीनों में कॉमन चीज ये है कि तीनों मिरर सेम स्फीयर को काट के बनाए गए। इसका मतलब कि जो इस स्फीयर का सेंटर था वही सारे मिरर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और साथ ही साथ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम होगा। और लगे हाथ आप ये भी कह सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेम होगा ही, हर एक मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, हाँ तीनों में फर्क एक बात का पड़ेगा कि जैसे जितनी ज्यादा छोटा आपने मिरर यूज किया उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वहां पे कम लाइट रेज इंसिडेंट हो पाएंगे और कम रिफ्लेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि इमेज मिरर छोटा है आपका। बड़ा मिरर है तो उस केस में ज्यादा लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, ज्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी, यानी इमेज फॉर्मेशन में ज्यादा लाइट यूज हो रही है। सबसे ज्यादा लाइट्स यूज होंगी इस केस में जब ये मिरर इमेज बनाएगा। सेम ऑब्जेक्ट के अगर तीनों मिरर इमेजेस बनाए तो थर्ड वाले केस में जो इमेज बनेगा उसमें बहुत ज्यादा लाइट रेस का कंट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेस को ज्यादा से ज्यादा जगह मिली है, ज्यादा से ज्यादा एरिया मिला उसको इंसिडेंट होने के लिए। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा शार्प होगी इन दोनों केसेस के तुलना में। ठीक है, सबसे कम इंटेंसिटी यहां पे होगी, ये बात रही। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबका सेम होगा। और इन केस आपको अगर कभी ऐसा बोल दे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ही हम लेते हैं कि जैसे हमारे पास 3 मिरर आपको दे दिए जाए, एक मिरर आपको ये दे दिया गया, एक मिरर आपको ये दे दिया गया और एक जो मिरर है आपको वो कुछ ऐसा दिया गया। ठीक है, थोड़ा सबको अलग अलग बनाते हैं, माफ करिएगा। एक मिरर ये दिया गया और दूसरा मिरर चलिए ये है, और तीसरा मिरर हम थोड़ा यहां बना दे रहे हैं, वो कुछ ऐसा है। ये 3 मिरर्स हैं और तीनों मिरर्स के केस में अगर आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि तीनों सेम स्फीयर से बनाए नहीं गए, तीनों अलग अलग स्फीयर से बनाए गए, इसको जरा छोटा ही कर लें क्योंकि नीचे तक आ रहा है। अगर आपसे बोल रखा है कि तीनों जो है वो अलग अलग स्फीयर से बनाए गए, इसका मतलब कि तीनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा। ठीक है, तीनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा अगर तीनों अलग अलग स्फीयर से बनाए गए हैं तो। अब अगर आपको देख के जज करना हो कि किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा किसका कम होगा तो आप कैसे जज करोगे? देखो, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको आप देख के आप ये मत बोल देना कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। इसको पता करने के लिए सिंपल सा एक ही तरीका है कि जो भी मिरर आपके सामने मिरर दिया हुआ है, चलो इसको पहले मिरर्स के फॉर्म में हम बना ही लें। ये आपका हो गया मिरर। तो आपको करना क्या है कि जो भी मिरर है उतने पार्ट को लेके आप कोशिश करिए एक परफेक्ट स्फीयर कंस्ट्रक्ट करने की। तो हमने क्या किया, एक ऐसे स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया। मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये मिरर जिस स्फीयर से बना होगा वो कुछ इस साइज का रहा होगा। ठीक है, फिर यहां पे आते हैं, इसको भी लेके आपको वही काम करना है, एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करिए।
ये जो मिरर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां भी आपने वही काम करनी है। इसको भी लेके आप एक काम करिए कि आप ऐसे स्फीयर कंस्ट्रक्ट करिए। अब यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसका रेडियस ज्यादा है, किसका कम है, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप यहां पे देखें तो थोड़ा सा ये डायग्राम गड़बड़ हुआ है, क्योंकि स्फीयर टाइप का दिख नहीं रहा है परफेक्ट ये। तो लेट मी चेंज। कुछ ऐसा होगा लाइक। तो चलो इसका हम मान लें जो रेडियस है वो R1 है, जो इसका है इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, इसका रेडियस हमने R2 मान रखा है, और इस वाले का रेडियस हमने कितना मान रखा है, R3 मान रखा है। अब जरा आप गौर से समझिएगा, तीनों को हम एक साथ ला रहे हैं। अब आपको साफ साफ देख के लग भी रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो साफ साफ आपको देख के लगेगा कि इसका रेडियस सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा, इसका थोड़ा सा उससे कम, इसका सबसे ज्यादा कम। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि जो R1 होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आपका R3 होगा, उसके बाद आपका जो होगा वो R2 होगा। लेकिन सवाल में देखो सबसे कमाल की बात क्या है ना, कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा निकल के आया ना, जैसे हमने बात की यहाँ पे R1, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा निकल के आया ना, उसका कर्वेचर सबसे कम है। कर्वेचर कम कहने का मतलब कि वो ज्यादा फ्लैट आपको नजर आ रहा है मिरर। साथ ही साथ जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है वो ज्यादा कर्व्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहां पे आप कह सकते हैं कि मिरर को देख के अगर जज करना हो तो आपका प्रोसीजर यही है कि मिरर के उस पार्ट को लेके आप एक स्फीयर या फिर सर्कल, हालांकि हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं तो हम सर्कल ही बना पाएंगे, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करिए और सर्कल से फिर आप जज कर लीजिए कि इसका रेडियस ज्यादा, किसका रेडियस कम है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि अगर कर्वेचर ज्यादा है, कर्वेचर मतलब मुड़ाव, कर्वेचर अगर ज्यादा है उस केस में हमने देखा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, कर्वेचर वो आपकी कम होगी। यानी कि यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको रैंडम अगर मिरर्स दे दिए जाए तो फिर आप वहां पे इजीली बता पाओगे कि किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर सेम स्फीयर से बनाए गए हैं तो वहां पे साइज कोई मायने नहीं रखता, चाहे बड़ा मिरर हो छोटा मिरर हो, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा। तो आगे और भी एक आध पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करें तो एक शब्द होता है एपर्चर। एपर्चर, एपर्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक्चुअल में मिरर का जो भी एरिया या जो भी पोर्शन लाइट रे को रिफ्लेक्ट करने में यूज हो रहा है, इसका मतलब कि जो हिस्सा लाइट रे को रिफ्लेक्ट करने में यूज हो रहा है उसी हिस्से की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे ही तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि द पोर्शन, या रफली आप इसको एरिया भी कह सकते हैं, सरफेस एरिया, द पोर्शन या फिर एरिया ऑफ मिरर which is used to reflect light rays, used to reflect light rays, used to reflect light rays कह लीजिए, या फिर कह सकते हैं आपकी which is used for image formation, उसी को आप क्या बोलोगे, known as aperture। तो देखिए पिछले वाले जो हमने एग्जांपल्स को देखे हैं उस एग्जांपल में ये तीनों मिरर सेम से बनाए गए थे ना। आप ये जो तीनों मिरर्स देख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सेम स्फीयर से बनाए गए, सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, लेकिन फर्क कहां पे है, अपर्चर में। आप देखेंगे तो जो मिरर सबसे बड़ा है उसका अपर्चर ज्यादा है, इसका अपर्चर थोड़ा कम, इसका अपर्चर सबसे कम, ठीक है। तो अपर्चर का जहां पे फर्क आपको दिखेगा।
तो हमने पोल के बारे में जान लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिया, प्रिंसिपल एक्सिस जान लिए, एपर्चर जान लिए। उसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे, कुछ और टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि स्फेरिकल मिरर के केस में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, जिसमें से पहला टर्म्स है आपका फोकस। फोकस, फोकस, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहला काम करें कि एक मिरर बनाएं। तो ये रहा हमारा मिरर, दिस वन इज आवर मिरर। मिरर बनाने के बाद अब सेकंड काम करेंगे कि आप एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजारेंगे जस्ट उसके पोल से। पोल मतलब बीचों बीच से आप गुजारेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन भी तो यही है ना कि बीचों बीच से ही जाती है। तो ये हो गया एक ऐसी लाइन जो जस्ट बीचों बीच से जा रही है, ठीक है ना। दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है पोल, ठीक है, ओके। एक बात और, प्लेन सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना आसान होता है, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको ज़रा सा हम जान लेते हैं कहीं। अगर आपको कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कोई। जैसे मान लो कैसे हमने आपके सामने रैंडमली कोई सरफेस दे दी, ऐसे कोई रैंडमली सरफेस दे दिया, हमने बोला कि आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके बताओ, हमने बोला कि आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके बताओ और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके बताओ। कुछ पॉइंट्स हमने दे दिए जहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर फ्लैट सरफेस होती तो नॉर्मल ड्रॉ करना आसान है। उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि इसका सेंटर क्या है। अब सेंटर, अब आप ये मत सोचिए कि परफेक्ट सर्कल या परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो इसका सेंटर होगा ही नहीं। अरे भैया कर्वेचर है, अगर यहाँ से यहाँ तक कर्व आपको दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका रहा होगा ना, ठीक है, उसको ही हम पता करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जब भी पता करोगे तो पहले हम इसका पता करते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। तो तो हमने इस वाले हिस्से को, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा था ना, ये कर्व वाला हिस्सा, इसको सर्कल का एक पार्ट मान के या स्फीयर का एक पार्ट मान के हमने कंप्लीट स्फीयर या कंप्लीट 2D में अगर आप बात करें तो कंप्लीट हमने सर्कल ड्रॉ किया। जब सर्कल ड्रॉ किया तो ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पे करो, ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं, चलो यहां भी हमने कर लिया। तो ये इसका सेंटर हो गया, इसके सेंटर को C1 मान लें, इसके सेंटर को हम क्या मान लें, C2 मान लें। ऐसे ही काम आप यहां पे करो। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा था ना, इस हिस्से को लेके हमने, हाँ, तो इस वाले हिस्से को लेके हमने एक यहां भी स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये उसका सेंटर हो गया, ये उसका सेंटर हो गया। लेट अस सपोज कि ये C3 है। सर्कल में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, और वो थ्योरम ये हुआ करती थी कि जैसे कोई भी ये सर्कल है, कोई भी अगर ये सर्कल है, तो सर्कल में अगर सेंटर से कोई लाइन हम ड्रॉ करें सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ये सिर्फ सर्कल के लिए वैलिड नहीं, स्फीयर के लिए भी वैलिड है। तो ये सेंटर और ये कहीं भी जाकर टच करे, कहीं भी कट करे सरफेस को, ये हमेशा 90 डिग्री पे होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है या फिर ऐसी कोई लाइन जो इसके सेंटर से पास करे, वो हमेशा इस स्फीयर पे परपेंडिकुलर होगी। कोई भी लाइन, जैसे एक लाइन ऐसी है जो सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, तो आप बोलोगे यार ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी और कहाँ पे होगी, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, तो हमें तो यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है कि हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें यहाँ पे रेडियस बनाना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप बोलोगे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए अभी तो हमने पढ़ा कि सेंटर से एक ऐसी लाइन गुजारो जो सरफेस तक पहुंच जाए। तो सरफेस के जिस भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, उसको आप सेंटर से मिला दो। तो हमने क्या किया, इसको सेंटर से मिला दिया। ऐसे हमने क्या किया कि इसको सेंटर से मिला दिया। ऐसे हमने क्या किया कि इसको सेंटर से मिला दिया। अब आप इजीली देख सकते हैं कि वी हैव ड्रॉन द नॉर्मल हर एक पॉइंट पे। यहाँ भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो ऐसा आप करेंगे। अब आते हैं अपने इस वाले पार्ट पे। ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। तो चलो रैंडमली हम सेंटर इसका कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। ये आपका हो गया सेंटर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया कि जितनी भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, जितनी भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई,
तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइट रेज हम गिराए, तो एक लाइट रेज हमने गिराया, ये दूसरी लाइट रेज हमने गिराई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ही यहाँ भी एक लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरा दी। चलो एक और गिरा देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लाइट। तो कुछ लाइट्स हैं जो कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराई हैं। अब इन लाइट्स के साथ होगा क्या, आप बोलोगे यार सिंपल, इसका रिफ्लेक्शन होगा, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड होगा, वो तो हर केस में वैलिड है, वो तो इनफैक्ट अगर मिरर ना भी हो उसके लिए भी वैलिड है। सिंपल रफ सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, भले वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए वैलिड होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका यहाँ इस मिरर के लिए भी वैलिड होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए होगा क्या कि सबसे पहले तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब नॉर्मल इन द सेंस कि जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है, जहां भी लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये चूंकि कर्व सरफेस है और हमें इस वाले पॉइंट पे अगर हम बोले कि नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर हम बोले कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर हम बोले यार कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो चूंकि ये कर्व्ड सरफेस है तो हम डायरेक्टली नॉर्मल ड्रॉ तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमने पीछे देखा कि अगर कर्व सरफेस है तो इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दो, वो लाइन एक तरह से नॉर्मल का काम करेगी। चलो वही काम करते हैं। तो हम क्या किए कि यहाँ से लाइन ले गए और ऐसे यहाँ पे मिलाते हुए चले गए, ये नॉर्मल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ले गए, ये आपका नॉर्मल हो गया। ऐसे ही दिस वन इज अवर नॉर्मल, ऐसे ही ये आपका नॉर्मल। तो हमने कुछ नॉर्मल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, नॉर्मल्स का नामकरण कर देते हैं। तो ये n1, ये n2, दिस वन ये आपका हो गया n3 और ये आपका हो गया n4। आप देखेंगे साफ साफ तो ये भी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है खुद अपने आप में एक नॉर्मल होती है मिरर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा ना कि मिरर पे 90 डिग्री पे हुई है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल ये। तो देखो होगा क्या, लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इस वाले पॉइंट पे बात करें तो लाइट जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, अगर लाइट θ1 एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो θ1 एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी। इस वाले पॉइंट पे लाइट अगर θ2 एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो θ2 पे रिफ्लेक्ट होगी। यहां पे अगर ये लाइट θ3 एंगल पे इंसिडेंट हुई है, भैया हमेशा एंगल तो हम नॉर्मल के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं ना, दिस वन इज आवर नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ऐसे ही हर जगह ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो उसके बीच का एंगल लिया है, तो ये θ3 पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ही अगर ये θ4 पे इंसिडेंट हुई थी तो ये भी किस पे रिफ्लेक्ट होगी, θ4 एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। अब इनका रिफ्लेक्शन हम कराते हैं, ठीक है। तो जब आप रिफ्लेक्शन इनका कराओगे तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि जे लाइट उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को थोड़ा सा हम पतला बना रहे हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। ऐसे ही ये वाली लाइट आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ऐसे ये वाली लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ऐसे ये वाली लाइट जो थी वो भी क्या करी, रिफ्लेक्ट होके चली गई। अगर आप एंगल जेन्युइनली यहाँ पे मेजर करो ना तो एंगल हूबहू वैसे ही होंगे, ठीक है। यानी कि ये अगर θ1 था ना तो ये भी आपका θ1 होगा, ये θ2 था तो ये भी आपका θ2 होगा, ये θ3 था तो ये भी आपका θ3, ये θ4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, θ4। यानी कि जो भी आपको थिन लाइट रेज दिख रही हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक सिंगल पॉइंट पे पास कर जाती है, ठीक है। और उस पॉइंट को एक नाम दिया गया, उस पॉइंट को नाम दिया गया फोकस। उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, फोकस। यानी जहां पे सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है उसको बोल दिया गया फोकस। तो ये आपका रहा फोकस एफ, ठीक है। तो यहां पे एक टर्म जो बात कर रहे थे फोकस का वो हमने यहां पे जाना, ठीक है ना। अब देखो चूंकि रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही है, इसलिए ये जो कनकेव मिरर है ना, इस कनकेव मिरर को एक और नाम दिया गया कन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या नाम दिया गया, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की टुवर्ड सारी की सारी लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कन्वर्स कर देता है, ठीक है ना। और पैरेलल अगर है तो एट अ सिंगल पॉइंट कन्वर्स करता है। देखो इसमें भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रेस की बात की जाती है। पैरेक्सियल रेस का ये मतलब है कि सिर्फ वही लाइट रेस फोकस से पास करती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब से गुजरती है, ठीक है ना।
जो बहुत ज्यादा दूर इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एग्जैक्टली फोकस से पास नहीं करती, वो थोड़ा बहुत दाएं बाएं से पास करती है। तो हम लोग पैरेक्सियल रेस और उनको बोला जाता है मार्जिनल रेस, जो बहुत ज्यादा दूर से गुजरती है। तो उनके बारे में अलग लेक्चर में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है। तो फोकस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द लाइट रेज पैरेलल to the principal axis passes through a single point on principal axis, ठीक है ना। पासिस थ्रू सिंगल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि और कन्वर्जेस टू अ सिंगल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। उसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया? फोकस नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, लाइट रेज ने सच में रिफ्लेक्शन के बाद सच में लाइट रेज यहां से पास हुई है ना? ऐसा तो नहीं है कि लाइट रेज सच में पास ही नहीं हुई, सच में पास हुई है। तो इस केस में जो कनकेव मिरर का फोकस होता है उसको थोड़ा सा एक और नाम दे दिया गया, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। तो इसके फोकस को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक हमने कन्वेक्स मिरर के बारे में बात नहीं की है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम कनकेव मिरर को लेकर टर्मिनोलॉजीज वगैरह को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना अभी तक? हमने ये जाना कि पोल क्या होता है, हमने ये जाना कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमने ये जाना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने ये जाना सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने ये जाना कि एपर्चर क्या होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज कनकेव मिरर के केस में हमने सारी की सारी चीजें हम जान ली, ठीक है। अब हम जरा बात करेंगे ना कि लाइट रेज किस हिसाब से इंसिडेंट होती हैं और किस हिसाब से रिफ्लेक्ट होंगी कनकेव मिरर के केस में। कुछ लॉस को, कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं लाइट रेज। लॉस तो सिर्फ एक ही फॉलो होता है और वो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अलावा कोई भी यहाँ पे लॉ लगने नहीं वाला, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 10th के हैं तो फिर हम रे डायग्राम की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, तो फिर उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। तो उसके लिए इन रूल्स को जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। तो अब इसमें हेडिंग क्या ही बोले, तो हेडिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूल्स फॉर रे डायग्राम। चलो रे डायग्राम ऐसे ही लिखते रहे, रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए क्या क्या रूल्स यहां पे लाइट रे फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसमें से पहला है, और एक काम करेंगे हम दोनों मिरर के लिए यहां पे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। पहला है कि द लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection, यानी कि वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। तो ठीक है, देख लेते हैं कि कैसा होगा यहाँ पे। तो एक हमने ऐसे बना लिया कनकेव मिरर, दिस वन इज आवर कनकेव मिरर। साथ ही साथ हम प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दें तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब कुछ लाइट रेस को ज़रा इंसिडेंट करा दें हम यहाँ पे। तो ये एक लाइट इंसिडेंट हुई है, एक ही दो लाइट दिखाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे एक ये लाइट इंसिडेंट करा दी हमने, ठीक है। अब जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है हमें, तो ठीक है चलो नॉर्मल भी हम ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका रहा पोल, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। लेट अस सपोज दिस वन इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिला देंगे। चलो इस पॉइंट को मिला दिया, ऐसे यहाँ भी हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिला दिया, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है, ये दोनों आपके इंसिडेंट रेस है। अभी हमने जाना कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि लाइट रेस पास कर जाएंगी फोकस से। तो ये अगर एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो ये लाइट θ1 पे रिफ्लेक्ट होने वाली है, ये θ2 पे रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो चलो फिर रिफ्लेक्ट करा ही दिया जाए। तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, साथ ही साथ ये लाइट ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। ये दोनों लाइट्स को हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट करा दिया यहाँ पे। तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और जहाँ से पास की हैं वो आपका क्या है, फोकस। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये अगर एंगल θ1 था तो ये भी आपका θ1 हो जाएगा, दिस वन इज θ2, तो ये भी आपका हो जाएगा θ2। देखिए लाइट रेस का कोई शौक नहीं है कि वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के टूवर्ड्स जाए, कन्वर्ज हो किसी सिंगल पॉइंट पे। सिर्फ लाइट रे की यहाँ पे मजबूरी है, लाइट रे कुछ नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। वो θ1 डिग्री पे आई है तो θ1 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुई, और चांस ऐसा था कि प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ उसको कन्वर्स होना पड़ा, इसलिए इसको बोल दिया गया कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मिरर हम ले लें कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या, देखिए कन्वेक्स मिरर के केस में बाकी सारे जो टर्मिनोलॉजीज है ना, पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली सारी डेफिनेशन सेम होगी जैसा कि कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। इसलिए हम डेफिनेशन उसके लिए अलग से तो बताने नहीं जा रहे। तो यहाँ पे जरा बात कर लें कि जैसे अगर कोई लाइट है और वो पैरेलल टू इंसिडेंट हो रही है, और वो कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया कन्वेक्स मिरर, एक हम ड्रॉ कर ले यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर तो इधर होगा ना, इसका इधर लेफ्ट साइड होगा, आप इसको स्फीयर में कन्वर्ट करोगे, सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो हमने मान लिया कि दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द दिस कन्वेक्स मिरर। अब कुछ लाइट को इंसिडेंट कराना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चलो वो भी कर लिया जाए कि कुछ लाइट्स को हमने इंसिडेंट करा दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट करा दी, और एक लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट करा दी। ये चेंज क्यों हो जा रहा है कलर यार, ये दो लाइट्स को हमने फिलहाल इंसिडेंट कराया, ठीक है। आगे आप बोलोगे यार कि जहाँ पे लाइट्स को आपने इंसिडेंट कराया वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। भाई नियम तो यही कहता है कि जहाँ पे लाइट्स इंसिडेंट हुई है ना वहाँ पे नॉर्मल, यानी आपने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। और अभी तो हमने पढ़ा कि अगर सरफेस पे अगर कहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करना तो उसको सेंटर से मिला दो। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हम लेके गए और साथ ही साथ ऐसे हम लेके गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल्स को देख लिया जाए, ये अगर θ1 एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई है तो θ1 पे अब इधर से रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल के दूसरी साइड से। साथ ही साथ ये अगर θ2 एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो भैया ये भी रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल के दूसरी साइड से जाएगी, ठीक है। अब ये तो कन्वर्स नहीं हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ये सिर्फ इसकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। भाई इस केस में होना था कन्वर्स तो होगी, उस केस में नहीं होना है तो नहीं हो रही है। अब इसमें सोचना क्या है। चलो सबसे पहले रिफ्लेक्ट कराते हैं लाइट रेस को। तो रिफ्लेक्ट कराए हम इस लाइट को ऐसे, तो उतने ही एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। साथ ही साथ इस लाइट को भी रिफ्लेक्ट कराए तो ये लाइट जो है इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई। देखो एंगल्स वगैरह चूंकि हम मेजर कर नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए आप सोचो कि एग्जैक्ट हमारा डायग्राम वैसा बन जाए। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये θ2 एंगल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ2, ये θ1 है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी θ1 होगा। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, बोथ आर इन डाइवर्जिंग नेचर, ये डाइवर्जिंग नेचर की प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। आप यहाँ पे देखिए ये कन्वर्जेस टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। किसकी बात हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रेज की।
ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, मूविंग अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर आप ये कह सकते हो कि डाइवर्जिंग इन नेचर है, डाइवर्जिंग इन नेचर, ये डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए तो इसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है, तो इसको नाम दे दिया गया डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। दूसरी बात कि भैया ये अब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आई तो नहीं है, तो अब क्या तरीका है, तो तरीका तो एक ही है कि इनको पीछे बढ़ाओ, देखो क्या कहीं प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चांसेस बन रहा है कि सिंगल पॉइंट पर कट करें, तो इसको हमने पीछे बढ़ाया, यहां तक लेके आए, इसको हम पीछे बढ़ाए। अब देखो चांस की बात क्या है, और चांस की बात एक मामले में ये भी है कि डायग्राम हमारा सही बन गया कि दोनों की दोनों लाइट रेज यहां पे कट कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहां पे कोई ऑब्जर्वर अगर होगा जो इस लाइट को देख रहा होगा, उसको लगेगा ये लाइट जो है ना इस पॉइंट से निकल रही है, ऐसे ही यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा उसे लगेगा ये जो लाइट इसके आंख पे जा रही है ना वो इस पॉइंट से निकल रही है, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, और वो सिंगल पॉइंट आपका जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। इस केस में इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये फोकस हो गया, ठीक है। चूंकि लाइट रेज सच में कट नहीं की है तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस है ये? वर्चुअल फोकस है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर में जो फोकस होता है, ये आपका जो फोकस है ये रियल फोकस है, क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद सच में कट की हैं, सो दिस वन इज अवर रियल फोकस। लेकिन कन्वेक्स मिरर में लाइट रेज जो है वो सच में प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मीट कर ही नहीं रही है। तो यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं, अगर हमें लिखना पड़े तो अब ये लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज आर appears to be coming from a single point on principal axis, ठीक है ना, and that point is defined as the focus, उसी को क्या बोलेंगे? फोकस। और ये फोकस कैसा है? सो दिस इज अ वर्चुअल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये उस कन्वेक्स मिरर का जो है ये फोकस है, ठीक है। तो ये सीन है। तो ये हमने देखा कि जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट अगर इंसिडेंट हो रही हैं तो कनकेव मिरर में उनके साथ क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में उनके साथ क्या होता है, ये हमने जाना, ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम बात करें ना, देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो होती है लाइट में, चाहे आपका मिरर प्लेन हो या स्फेरिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का ये मतलब है कि अगर ये आपका मिरर है और ये हमारा जो मिरर हमने ले रखा है, ये मिरर कैसा ले रखा है, तो ये कनकेव मिरर ले रखा है, ठीक है। कनकेव मिरर है तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई जो है वो फोकस है। देखो अभी हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको अभी निकाला नहीं हम लोग, बाद में देखेंगे वो क्या होता है। तो हमने जाना कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज है तो फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। लेकिन एक चीज और सही है कि अगर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होके वो फोकस से ही जाके इंसिडेंट हुई है, तब क्या होगा? तो जैसे एक लाइट यहां से आई और ये फोकस से इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट को हमने क्या किया, ऐसे फोकस से इंसिडेंट कराया, किस पे? मिरर पे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हुआ क्या था कि अगर पैरेलल आ रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जा रही थी, लेकिन अगर इंसिडेंट ही फोकस से हुई है
तो ये जो लाइट रेज है रिफ्लेक्शन के बाद इट वुड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर पैरेलल इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जहाँ पे अगर आप एंगल वैंगल की बात करोगे ना तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बखूबी फॉलो हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर आप एंगल देखोगे तो जितने एंगल पे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई होगी θ1, उतने ही एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी। सॉरी, ये इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल पे होगी। अगर मान लो कि मिरर आपका कन्वेक्स है तब क्या, कोई दिक्कत नहीं, दिस वन इज अवर कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी जाए तो लो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगा जो कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक पॉइंट है जो कहलाएगा फोकस। चलो हमने फोकस भी दिखा दिया। यहाँ पे कुछ लाइट्स को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, इस मिरर पे। अब उसमें खास बात क्या है, जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है वो यहाँ पे समझने वाली है। लाइट को हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, ये एक लाइट इंसिडेंट कराया, ठीक है, ऐसे ही एक लाइट यहां से इंसिडेंट करा दिया हमने, दो लाइट हैं, साथ ही साथ एक लाइट चलो यहां से इंसिडेंट करा दें। ये कुछ लाइट्स हैं जो मिरर पे इंसिडेंट हुई हैं, ठीक है। इनके साथ होने क्या वाला है, ये हमारा बात है यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन के बाद इनके साथ क्या होगा। तो अच्छा एक बात समझिएगा, इनको अगर आगे बढ़ाया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये लाइट रेज जो इंसिडेंट हुई हैं ये किस पॉइंट पे जा रही थी। चलो इसको हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको हमने आगे बढ़ाया, इसको हमने आगे बढ़ाया ऐसे, इसको हमने ऐसे यहां से आगे बढ़ाया। तो हमने यहाँ पे जाना कि जितनी भी इंसिडेंट रेज है ना ये फोकस की टुवर्ड्स इंसिडेंट हुई है, यानी कि जब ये इंसिडेंट हो रही थी तो जो इनकी डायरेक्शन थी दैट वाज टुवर्ड्स द फोकस। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में अगर आप सोचें तो आप बोलेंगे यार कि अगर पैरेलल थी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही थी कि पीछे आने पे फोकस पे कट कर रही थी, लेकिन अगर फोकस के टुवर्ड्स इंसिडेंट हुई हैं देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक लाइट हो गई और ये हमारी लाइट हो गई दूसरी, और ये हमारी लाइट हो गई। ये सारी की सारी लाइट रेज जो होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फॉलो हुआ है, ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा नहीं। आप इस ध्यान में मत रहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हुआ है, आप इसको देख लो। आप ऐसे अगर मिलाओगे ना, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना आप अगर यहाँ पे, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा और ये थीटा आपस में बराबर होगा। देख के आपको हालांकि बराबर नहीं लग रहा है क्योंकि हमने डायमेंशंस वगैरह कैलकुलेट करके थोड़ी यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो लाइट रेज टूवर्ड्स फोकस ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। ये हमने दो चीजें जानी। उसके बाद क्या है, द लाइट rays coming from center of curvature, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंट लाइट रेज की बात कर रहे हैं। आप इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर will retraces its path, their path, ठीक है, their path, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। इसका मतलब कि ये लाइक नॉर्मल इंसिडेंट है, नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है ना। यानी हमने लिखा कि वो लाइट रेज, वो इंसिडेंट लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आई है मिरर पे, वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है, अब डायग्राम के जरिए समझना हो तो ये रहा हमारा कनकेव मिरर। ओके, उसके बाद
चलिए प्रिंसिपल एक्सिस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा, लेट अस सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए एक मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है। चलिए तो लाइट को हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, और जो इंसिडेंट रेज आपको दिख रही है, चलो दो इंसिडेंट रेज हमने ले लिया, दोनों अलग अलग कलर की पेन से ले रहे हैं। ये दोनों जो इंसिडेंट रेज हैं, एक तो ये और दूसरी ये, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे इंसिडेंट हुई हैं। और आपको पता है कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक जाती है, वो मिरर पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब कि ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट ने तो नॉर्मली इंसिडेंट किया है ना, और नॉर्मल इंसिडेंट के केस में हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ रखा कि जो लाइट्स होती है अपने पाथ को रिट्रेस करती है, वापस उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो जाएगा यहाँ पे तुरंत। तो लाइट ऐसे वापस लौट गई, और ये भी लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे वापस लौट जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस को पकड़ के ही कोई लाइट जा रही है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को पकड़ के इंसिडेंट हुई है, तो ये भी तो 90 डिग्री पे होता है, तो लाइट इसी पे जो होगा वापस लौट जाएगी। तो ये तो हमने जाना कि कनकेव मिरर में ऐसा है। कन्वेक्स में क्या होगा, चलिए कन्वेक्स का भी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं। सो दिस वन इज अवर, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लें, तो ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो चलो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऐसी कोई लाइट रे जो मिरर पे इंसिडेंट हो, साथ ही साथ वो उसका जो डायरेक्शन था, उसकी जो हेडिंग थी, यानी द इंसिडेंट रे हेडिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ उसकी जो है हेडिंग है। तो एक लाइट हमने ऐसे दिखा दिया, एक लाइट हमने यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट कर दिया, और इस लाइट की जो डायरेक्शन थी इंसिडेंट होते वक्त, ये प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ थी, ये। ठीक है, तो ये हमारे इंसिडेंट लाइट रेज है, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट होते वक्त इसकी जो डायरेक्शन है, अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल एक्सिस के टूवर्ड्स है, प्रिंसिपल एक्सिस के टूवर्ड्स है कि नहीं, अगर ये जानना है तो इसको आप आगे बढ़ाओ। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस के टूवर्ड्स है इंसिडेंट होते वक्त, इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ये अगर इंसिडेंट रे थी, तो ये आपकी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है ना। ठीक है, तो इसके साथ ऐसा होगा। ऐसे ही यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ करो, और अगर कोई लाइट जो कि इंसिडेंट हुआ है इस लाइन के टूवर्ड्स, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है कोई लाइट, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के टूवर्ड्स, तो ये इसी पाथ पे लाइट वापस लौट जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप इसमें कन्वेक्स मिरर के केस में आप लिख सकते थे, आप क्या लिख सकते थे कि द लाइट रे या द इंसिडेंट rays heading towards principal axis retraces their path back, वो अपने पाथ को क्या करती हैं, रिट्रेस कर लेती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हुई। बाकी एक और है, अब उसको इसी में समझ सकते थे, लेकिन चलिए अलग से हम बताते हैं। ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा हो गया पोल। ठीक है, तो एक लाइट है जो ऐसे इंसिडेंट हुई, पोल पे गिर रही है, तो भैया पोल पे वो जितने डिग्री के एंगल पे गिरेगी ना, अगर थीटा डिग्री के एंगल पे गिरी है, तो उतने ही डिग्री पे ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतने डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये अगर आपकी इंसिडेंट रे है,
ये अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है ना। अब इसको लिखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन यही अगर आप ऐसे बना दो कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, कुछ भी अलग आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस इसकी बना दी। अब एक लाइट रे जो पोल पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है, तो पोल पे जितने भी एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है, ये आपका है पोल। अगर ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये थीटा एंगल पे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो रही आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। देखिए लाइट रे में डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कौन सी इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस है। एक चीज और जो यूज में आता है वो ये कि ये आपका कनकेव मिरर अगर हमने ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हम बना रहे हैं, ये कनकेव मिरर हमने ले लिया, ठीक है। और चलो एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, बड़ा सा ही ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस और कुछ लाइट्स हैं जो हम इस पे इंसिडेंट कराने जा रहे हैं। अब देखिए इन लाइट्स की खास बात क्या है ना, कि ये लाइट जो है वो पैरेलल है। आप बोलोगे यार कि पैरेलल लाइट रेस का तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसमें कौन सा ऐसा सोचने वाली बात है। भाई पैरेलल का तो हमने पढ़ा है ना अभी, कि पैरेलल लाइट्स इंसिडेंट होती हैं तो क्या होता है। चलिए, तो पैरेलल लाइट्स हम इसमें कुछ इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ऐसे हमने इंसिडेंट कराया। लेकिन देखो यहाँ पे अलग चीज क्या है कि जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था वहां पे लाइट रे वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी सारी लाइट रेस, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई। यहाँ पे लाइट रेस पैरेलल तो है लेकिन ये आपस में पैरेलल है, दीज आर नॉट पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे लाइट रेस को पैरेलल नहीं ले रखा है। ये कुछ लाइट रेस है जो कि पैरेलली इंसिडेंट हुई है। इसको चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लाइट रेस को हमने क्या किया, इंसिडेंट करवाया। तो ये सारी की सारी जो है दीज आर इंसिडेंट रेस, यानी पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट रेस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं पे फोकस होगा, तो चलो हमने मान लिया कि ये जो है फोकस पॉइंट है, ये जो पॉइंट है फोकस है, क्योंकि मिरर में हमने जाना है ना फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इसको हमने फोकस मान लिया। साथ ही साथ एक ऐसी दीवार हम लेते हैं जो कि इस फोकस से होके पास कर रही है, दीवार। अब दीवार का मतलब आप समझिएगा, ठीक है ना। दीवार का मतलब ये हो गया ना कि ऐसे यहां से पास होता हुआ एक हम दीवार बना दे, मतलब एक प्लेन, ठीक है। तो वो प्लेन, हालांकि वो हम इसको सिंपल डॉटेड लाइन से ही दिखा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। क्योंकि ये प्लेन जो है फोकस से पास कर रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया फोकल प्लेन। ये हमारा है फोकल प्लेन, ठीक है। ऐसा कोई प्लेन या ऐसी कोई दीवार जो फोकस से होके पास करे उसको हमने बोल दिया फोकल प्लेन। ये हमारा हो गया पोल। अब देखो लाइट रेस करेंगे क्या, आप बोलोगे यार कि लाइट रेस क्या करेंगे, लाइट रेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे, यही करेंगे ना लाइट रेस, और क्या करेंगे, ठीक है। तो जब लाइट रेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी तो चूंकि आपस में पैरेलल है और चूंकि ये मिरर कन्वर्जिंग है, तो इतना तो पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड्स कन्वर्ज होंगी सारी की सारी। लेकिन होंगी कहां पे, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती तो सारी लाइट रेस फोकस पे कन्वर्ट हो जाती, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, सिर्फ आपस में पैरेलल है उस केस में। अब चलिए हम थोड़ा सा जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है उनको कुछ अलग कलर से दिखा रहे हैं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आपको आए, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं यहां से जब रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास नहीं करेंगे, वो एक ऐसे पॉइंट से पास करेंगी जो फोकल प्लेन पे था। फोकल प्लेन कहने का मतलब ये कि जो दीवार फोकस से होके पास कर रही है ना, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वॉल, हम उस दीवार के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखिए जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेस हम दिखाए हैं, ये आपकी रिफ्लेक्टेड, ये आपकी रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, सारे के सारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ से पास किए, तो वो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट फोकस पे ना होके उस दीवार पे है, उस प्लेन पे है जो फोकस से होके पास कर रहा था, ठीक है ना। तो एक चीज आप यहां पे लिख सकते हैं कि ऑल द पैरेलल सेट्स ऑफ इंसिडेंट रेस passes
थ्रू अ पॉइंट ऑन फोकल प्लेन। वो पॉइंट कहाँ होगा? फोकल प्लेन पे होगा। चलिए लगे हाथ एक बात अब हम और कर लें, वो ये कि ये हमारा है पोल, ये हमारा हो गया फोकस। तो पोल से जो फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। उसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका फोकल लेंथ। और देखो सारे के सारे जो मेजरमेंट्स हैं ना वो पोल से ही किए जाएंगे। पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और यहाँ पे कहीं आपका मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो पोल से लेके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है आर। आर कहने का मतलब वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये तो कनकेव के केस में हमने देख लिया। क्या हो अगर आपका कन्वेक्स मिरर हो? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमने मिरर ड्रॉ कर लिया, ये हमारा है मिरर, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। चलो प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। साथ ही साथ कुछ लाइट रेस को हम दिखा दे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो कुछ सेट ऑफ लाइट रेस जो आपस में पैरेलल है, ये है, ऐसे हमने यहाँ पे एक दिखा दिया, ये है, और यहाँ पे एक दिखा दिया, ये है। ये कुछ लाइट रेस हैं जो आपस में पैरेलल है और ये इंसिडेंट हुई है मिरर के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। चलो ये इसका मान लें सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नॉर्मल भी तो हमने नॉर्मल भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना हमें, तो चलो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये आपका हो गया नॉर्मल, यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, हालांकि ये तो सी की तरफ ही आ रही है। चलो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया। ठीक है, अब इनमें रिफ्लेक्शन होगा लाइट रेस में, तो ये लाइट रेस तो तकरीबन इसी पे निकल जाएगी। ठीक है, और ये जो लाइट है जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। चलो इसको रिफ्लेक्ट करा दिया, ये भी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जितने पे आई है, ये भी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जितने पे आई है। आप इन एंगल को देखिए, ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, ये अगर θ3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? θ3 होगा। ठीक है, अब सारे लाइट रेस को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो जब लाइट रेस पीछे की तरफ आएंगी ना तो वो उस पॉइंट से पास करेंगे जो फोकल प्लेन में होगा। ठीक है, तो फोकस से जाता हुआ कोई ऐसे हम मान लें, यहाँ पे आपका जैसे है फोकस, ये फोकस हो गया, और यहाँ से गुजरता हुआ एक प्लेन हम मान लें, तो ये एक हमारा प्लेन है जो यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो सबको पीछे की तरफ बढ़ाओ। तो हमने क्या किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ये सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, इसको पीछे बढ़ाया तो ऐसे कहीं जाके कट किया, ऐसे इधर। ठीक है, इसको पीछे बढ़ाया, ये भी वहीं चली गई। ऐसे इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ना तो ये भी वहीं चली जाएगी। देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा डायग्राम आपको, एग्जैक्टली पीछे हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि मेजरमेंट कैलकुलेट करके नहीं किया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि लाइट रेज वहीं पे कट करेंगी, उसी पॉइंट पे कट करेंगी जो पॉइंट आपका फोकल प्लेन पे होगा, मतलब ऐसे प्लेन जो कि फोकस से होके पास कर रहा है। तो ये जो भी हमने देखा वो बेसिक्स थे स्फेरिकल मिरर्स के। हमने डेफिनेशंस के बारे में जाना, हमने सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में जाना, हमने लाइट रे कौन से रूल्स को फॉलो करेंगी, कैसे कैसे इंसिडेंट होने के बाद उनका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, वो सारी चीज़ें हम जाने। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, एंड वी विल टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।